हेलो दोस्तों, मैं राकेश कुमार मौर्य। आपका हमारे यूट्यूब चैनल RK जियो वर्ल्ड 0.2 पे आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने आज जैव भूगोल बायोजोग्राफी के 20 प्रश्नों को आपके सामने लाया हूं, जिसमें हमने बेहतरीन 20 प्रश्नों को सम्मिलित किया है, जो आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्न में से किसे पृथ्वी का किडनी कहा जाता है? निम्न में से किसे पृथ्वी का किडनी कहा जाता है? ऑप्शन ए कह रहा है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को। ऑप्शन बी कह रहा है आर्द्र भूमियों को। ऑप्शन सी कह रहा है महासागरों को। और ऑप्शन डी है ओजोन को। तो दोस्तों, आपने इस प्रश्न के उत्तर का चयन कर लिया होगा आपने। दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी, आर्द्र भूमियों को पृथ्वी का किडनी कहा जाता है। क्योंकि जिस तरह से दोस्तों हमारा किडनी जो होता है वह खून को साफ करता है, ठीक है, उसी तरह से जो आर्द्र भूमियाँ होती हैं वह पानी में मौजूद विभिन्न प्रकार के रसायनों को फिल्टर करने का काम करती हैं, ठीक है। दूसरा प्रश्न देखते हैं दोस्तों। दूसरा प्रश्न कह रहा है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पूरे विश्व के कुल नेट प्राथमिक उत्पादन का कितना % का उत्पादन करती है? ऑप्शन ए है 30% का। ऑप्शन बी है 40% का। ऑप्शन बी है 45% का। ऑप्शन डी है 50% का। तो दोस्तों, आपने इस प्रश्न को उत्तर चयन कर लिया होगा आपने। दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी 40% का, ठीक है दोस्तों, 40% का कुल नेट प्राथमिक उत्पादन करती है, ठीक है। तीसरा प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तीसरा प्रश्न कह रहा है दोस्तों, चिली में कैलिफोर्निया के चैपरल के समान झाड़ी को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है फिनबस। ऑप्शन बी है माचिया। ऑप्शन सी है गैरिंग। और ऑप्शन डी है मेटोरल। तो दोस्तों, आपने इस प्रश्न के उत्तर चयन कर लिया होगा। दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी मेटोरल कहा जाता है, ठीक दोस्तों। जो चैपरल के समान झाड़ियाँ होती हैं जो चिली में पाई जाती हैं उसको मेटोरल कहा जाता है, ठीक है। चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक शीतोष्ण कोणधारी वन की प्रमुख वनस्पति नहीं है? ऑप्शन ए है फर। ऑप्शन बी है लार्च। ऑप्शन सी है ओक। और ऑप्शन डी है स्प्रूस। तो दोस्तों, आपने इस प्रश्न के उत्तर का चयन कर लिया होगा। दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी ओक जो है दोस्तों, ये है शीतोष्णकटिबंधीय कोणधारी वन की वनस्पति नहीं है। ये दोस्तों भूमध्य सागरीय वनस्पति है, ठीक है। जबकि फर, लार्च और स्प्रूस और पाइन जो होते हैं ये आपके मुख्य रूप से कोणधारी वनों की प्रमुख वनस्पतियाँ होती हैं, ठीक है। पांचवा प्रश्न देखते हैं दोस्तों। पांचवा प्रश्न कह रहा है दोस्तों, पाटजाल मृदा किस प्रकार के वनों की प्रमुख विशेषता है? ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की। ऑप्शन बी है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की। ऑप्शन सी है शीतोष्णकटिबंधीय टेंगा वनों की। और ऑप्शन डी है पर्वतीय वनों की। तो दोस्तों, आपने इस प्रश्न का उत्तर चयन कर लिया होगा आपने। दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी शीतोष्णकटिबंधीय टेंगा वनों की, ठीक है, जहाँ की मृदा पाटजाल होती है, ठीक है, जो काले रंग की होती है। छठा प्रश्न देखते हैं दोस्तों। छठा प्रश्न कह रहा है दोस्तों, ब्राज़ील में सावाना प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन ए है लानोज। ऑप्शन बी है कंपोज। ऑप्शन सी है पंपास। और ऑप्शन डी है सेराडो। तो दोस्तों, आपने इस प्रश्न का उत्तर चयन कर लिया होगा। दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी सेराडो कहा जाता है, ठीक दोस्तों। सावाना प्रदेश को ब्राज़ील में सेराडो के नाम से जाना जाता है, ठीक है। सातवां प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल। ऑप्शन बी है महाराष्ट्र। ऑप्शन सी है त्रिपुरा। और ऑप्शन डी है तेलंगाना। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल में गोरुमारा मुख्य रूप से राष्ट्रीय जो उद्यान स्थित है, ठीक है। आठवां प्रश्न देखते हैं।
8वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 1973 में कितने बाघ आगारों की स्थापना किया गया था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बस आपने ये इस तरह के प्रश्नों को देखा होगा कि प्रोजेक्ट टाइगर के कब शुरुआत किया गया था, तो 1973 में किया गया था, मगर उस समय कितने बाघ आगारों की स्थापना किया गया था ये नहीं आपने प्रश्नों को देखा होगा। ठीक है, तो उसी को मैं लाया हूँ आपके सामने। ऑप्शन है 6 बाघ आगारों का, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन बी है 8 और ऑप्शन डी है 9। तो दोस्तों आपने इस प्रश्न के उत्तर का चयन कर लिया होगा। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी, 9 बाघ आगारों की स्थापना किया गया था। ठीक है, अगला देखते हैं हम 9वां प्रश्न। अगर दोस्तों हम बात करें तो किस अभ्यारण्य से इसकी शुरुआत की गई थी, तो दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट जो टाइगर है यह उत्तराखंड के मुख्य रूप से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से इसकी शुरुआत किया गया था। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। 9वां प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्न से कहाँ पर भारत में वन्य जीव अभ्यारण्य सागरीय संरक्षित क्षेत्र स्थित है। इस 4 की बात कर रहा हूँ, वैसे तो बहुत सारे हैं मगर इन 4 में से कह रहा है कहाँ पे जीव अभ्यारण्य क्षेत्र है सागरीय क्षेत्र। ठीक है, ऑप्शन ए है कच्छ की खाड़ी, ऑप्शन बी है मलबन, ऑप्शन सी है पिट्टी और ऑप्शन डी है मछलीपट्टनम। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि कहाँ पे स्थित है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी, पिट्टी में स्थित है। ठीक दोस्तों, पिट्टी में स्थित है, जहाँ पे मुख्य रूप से, और ये पिट्टी है कहाँ पे, तो दोस्तों आपको बता दें ये जो पिट्टी है आपका, ये पिट्टी दोस्तों आपका लक्षद्वीप में स्थित है। ठीक है, लक्षद्वीप में स्थित है। 10वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 10वां प्रश्न कह रहा है भारत में किस क्षेत्र के वनों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन चलाया गया था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन ए है हिमालय क्षेत्र के वनों को बचाने के लिए, ऑप्शन बी है अरावली क्षेत्र के वनों को बचाने के लिए, ऑप्शन सी है विंध्य क्षेत्र के वनों को बचाने के लिए और ऑप्शन डी है नीलगिरी क्षेत्र के वनों को बचाने के लिए। तो दोस्तों आपने इस प्रश्न के उत्तर का चयन कर लिया होगा। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए, हिमालय क्षेत्र के वनों को बचाने के लिए सुंदर बहुगुणा और भट्ट ने मुख्य रूप से चिपको आंदोलन शुरू किया था 1973 में। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। 11वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष वनों की रक्षा एवं संरक्षण के लिए प्रयास प्रारंभ किया गया। ठीक है, किस वर्ष भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष वनों की रक्षा एवं संरक्षण के लिए प्रयास प्रारंभ किया गया। ऑप्शन ए है 1855, ऑप्शन बी है 1878, ऑप्शन सी है 1894 और ऑप्शन डी है 1902। तो दोस्तों आपने इस प्रश्न के उत्तर का चयन कर लिया होगा। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए, 1855 में सर्वप्रथम भारत में वनों की रक्षा एवं संरक्षण के लिए प्रयास किया गया था। ठीक है, 12वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों अगर आप हमारी YouTube चैनल RK Geo World 0.2 से अगर नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाइए दोस्तों। और अगर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ठीक है, 12वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 12वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, किस विद्वान ने पारिस्थितिकी को वैज्ञानिक प्राकृतिक इतिहास के रूप में परिभाषित किया है। ऑप्शन है चार्ल्स एल्टन, ऑप्शन बी है फ्रेडरिक क्लीमेंट, ऑप्शन सी है जैक्सन मिलवार्ट और ऑप्शन डी है हैकल। तो दोस्तों आपने इस प्रश्न के उत्तर का चयन कर लिया होगा। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए, चार्ल्स एल्टन ने मुख्य रूप से पारिस्थितिकी को वैज्ञानिक प्राकृतिक इतिहास के रूप में परिभाषित किया है। ठीक है, 13वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 13वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्न से कौन सी एक पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए है पारिस्थितिकी तंत्र भूतल का एक सुनिश्चित क्षेत्र धारण करता है, सही है। ऑप्शन बी कह रहा है पारिस्थितिकी तंत्र का
समय इकाई क्षेत्र के संदर्भ में पर्यवेक्षण किया जाता है, ये भी सही है। सी कह रहा है पारिस्थितिक तंत्र सिर्फ सौरिक ऊर्जा द्वारा संचालित होता है। दोस्तों यही आपका गलत है, सी, क्योंकि पारिस्थितिक तंत्र जो है सौरिक ऊर्जा द्वारा ही संचालित तो होता है, मगर और भी ऊर्जा होते हैं जो भूतापीय ऊर्जा होता है उससे भी संचालित होता है। ठीक है। डी कह रहा है पारिस्थितिक तंत्र एक कार्यशील इकाई होता है। ठीक है, तो डी सही है, जबकि सी आपका गलत है। सिर्फ सौरिक ऊर्जा द्वारा नहीं, ये विभिन्न ऊर्जाओं के द्वारा संचालित होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। 13वां प्रश्न 14वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 14वां प्रश्न कह रहा है बेसिक बायोज्योग्राफी नामक पुस्तक किस विद्वान का है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन ए है G.B. कॉक्स, ऑप्शन बी है P.D. मोरे, ऑप्शन सी है H. रॉबिन्सन और ऑप्शन डी कह रहा है N.V. पियर्स। तो दोस्तों आपने इस प्रश्न के उत्तर का चयन कर लिया होगा। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी N.V. पियर्स ने मुख्य रूप से बायोज्योग्राफी बेसिक बायोज्योग्राफी नामक पुस्तक लिखा है। ठीक है। 15वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 15वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों किस विद्वान ने द्वीप जैव भूगोल सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ऑप्शन ए है एडवर्ड विल्सन, ऑप्शन बी है अल्फ्रेड वेलास, ऑप्शन सी है जॉर्ज फॉरेस्टर और ऑप्शन डी है अगस्टिन कैंडोल। तो दोस्तों आपने इस प्रश्न को उत्तर का चयन कर लिया होगा। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए एडवर्ड विल्सन। ठीक है, एडवर्ड विल्सन ने द्वीप जैव भूगोल सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। ठीक है। 16वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 16वां प्रश्न कह रहा है नाइट्रीकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है अनाइट्रीकरण, ऑप्शन बी है अमोनीकरण, ऑप्शन सी है खनिजीकरण और ऑप्शन डी है भू रसायन चक्र। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए अनाइट्रीकरण, जिसको नाइट्रिफिकेशन कहा जाता है। ठीक है, डिनाइट्रिफिकेशन कहा जाता है। ठीक है, डिनाइट्रिफिकेशन, नाइट्रीकरण की प्रक्रिया को डिनाइट्रिफिकेशन कहा जाता है, जिसको हिंदी में अनाइट्रीकरण कहा जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। 17वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 17वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये आपका GDC में आ चुका है और नेट में भी आ चुका है। ठीक है, जीवी अनुक्रम की कौन सी सही अवस्था है। ठीक है, जीवी अनुक्रम की कौन सी सही अवस्था है। ऑप्शन ए है विवस्त्रीकरण, प्रवास, स्थापन, प्रतिक्रिया और स्थिरीकरण। ऑप्शन बी कह रहा है विवस्त्रीकरण, स्थापन, प्रवास, प्रतिक्रिया और स्थिरीकरण। सी कह रहा है स्थापन, विवस्त्रीकरण, प्रवास, प्रतिक्रिया, स्थिरीकरण और डी कह रहा है विवस्त्रीकरण, स्थापन, प्रतिक्रिया, प्रवास और स्थिरीकरण। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए विवस्त्रीकरण होता है, उसके बाद प्रवास होता है, उसके बाद स्थापन होता है, उसके बाद प्रतिक्रिया होता है, उसके बाद स्थिरीकरण देखने को मिलता है। ठीक है, यह होता है जीवी अनुक्रम के सही चरण। ठीक है, 18वां प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों A.R. वैलास द्वारा प्रतिपादित 6 जंतु भौगोलिक प्रदेशों में भारत किस भौगोलिक प्रदेश के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए है प्राच्य जंतु प्रदेश, ऑप्शन बी है इथोपियन जंतु प्रदेश, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलियन जंतु प्रदेश और ऑप्शन डी है नवानवर्ती जंतु प्रदेश। तो दोस्तों यह भी प्रश्न पूछा गया है UGC नेट में। ऑप्शन इसका जो सही है ऑप्शन ए प्राच्य जंतु प्रदेश, जिसको ओरिएंटल रीजन्स कहा जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। 19वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 19वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों लियाना नामक महालता किस प्रकार की वनस्पति की प्रमुख विशेषता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये भी प्रश्न पूछा गया UGC नेट में।
लियाना नामक महालता किस प्रकार की वनस्पति की प्रमुख विशेषता है? ऑप्शन है वर्षा वन की, ऑप्शन बी है पर्णपाती वन की, ऑप्शन सी है मानसूनी वन की और ऑप्शन डी है पर्वतीय वन की। तो दोस्तों जो लियाना महालता है वह वर्षा वन की प्रमुख विशेषता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है इस तरह के लता वर्षा वनों में पाए जाते हैं। सबसे अधिक इसकी जो विशेषता है वह अमेजन वर्षा की है। ठीक है, अमेजन वर्षा में इस तरह की लताओं का भरमार देखने को मिलता है। दोस्तों ये लता कई किलोमीटर दूर तक फैले हुए होते हैं और पूरे जंगल को एक दूसरे से जकड़े हुए होते हैं। ठीक है, इस चैप्टर का आखिरी प्रश्न देखते हैं, 20वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक CF मार्बट ने किस वर्ष मृदा वर्गीकरण के व्यापक तंत्र की योजना प्रस्तुत की? बहुत ही अच्छा प्रश्न, ये भी प्रश्न पूछा गया है आपका GDC में और UC नेट में। ठीक है, ऑप्शन ए है 1930, ऑप्शन बी है 1935, ऑप्शन सी है 1938 और ऑप्शन डी है 1940। तो दोस्तों आपने इस प्रश्न को उत्तर का चयन कर लिया होगा आपने। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी 1938 में मुख्य रूप से CF मार्बट ने मुख्य रूप से अमेरिका के व्यापक तंत्र मृदा तंत्र का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। तो दोस्तों ये रहा बायोज्योग्राफी के 5 भाग और जिसमें हमने 20 प्रश्नों को सम्मिलित किया था। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न थे आपके आगामी एग्जामों के लिए। दोस्तों ये हमारा बायोज्योग्राफी का 5 पार्ट कंप्लीट हो गया, 100 क्वेश्चन। आगे मैं आपके सामने पॉलिटिकल ज्योग्राफी, ठीक है, राजनीतिक भूगोल लेके आऊँगा, जिसमें हम 20 प्रश्नों के 5 पार्ट कराऊँगा, 100 प्रश्न, जिसमें इसी तरह से 20 प्रश्न लेके आएंगे। ठीक दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद और अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाते रहिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।